हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं बीएससी पार्ट थर्ड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। बीएससी पार्ट थर्ड का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट ये पेपर मैक्सिमम मार्क्स 33 और मिनिमम मार्क्स जो हैं पेपर को पास करने के लिए वो 12 मार्क्स का है। पैटर्न की बात करूं तो ये पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइडेड रहता है, 5 यूनिटों में बटा रहता है। इन 5 यूनिट्स में से प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, कुल 10 क्वेश्चंस। और प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का सिलेक्शन करते हुए, क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। अब ये जो 5 यूनिटें बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखा रखी है, उनमें पहली यूनिट है वो आपकी है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, शॉर्ट में इसे लिख देते हैं HSAB। पहली यूनिट दिखा रखी है आपकी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। अब देखिए ये जो यूनिट है आप लोगों की वो बीएससी सेकंड ईयर के, बीएससी पार्ट सेकंड के जो एक यूनिट दे रखी है एसिड बेस केमिस्ट्री से लिंक्ड है, यानी एसिड बेस केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि आरेनियस अवधारणा आ जाती है, ब्रोस्टन ग्लोरी अवधारणा आ जाती है, लक्स फ्लड अवधारणा आ जाती है, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट आ जाता है, लुइस एसिड बेस कंसेप्ट आ जाता है। ये सारा का सारा एसिड बेस केमिस्ट्री के अंतर्गत बताया हुआ है। तो वो एसिड बेस केमिस्ट्री के आगे का ही, यानी लेविस एसिड बेस कंसेप्ट को ही फर्दर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कैरेक्टर में डिवाइडेशन किया गया है। तो इन्हीं का आगे का विस्तारित या एक्सटेंडेड रूप ये है। दूसरी जो यूनिट दे रखी है वो है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट और दूसरी दिखा रखी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेकंड। यानी जो पहली यूनिट तो HSAB, सेकेंड जो यूनिट है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट में मैंने बांट दिया है, और ऐसे ही तीसरी यूनिट को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेकेंड के रूप में। और जो चौथी यूनिट आप लोगों की है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। और लास्ट जो यूनिट है आपकी वो आती है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये टोटल 5 यूनिट है जो आपका थर्ड ईयर का सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें टोटल 5 यूनिट हैं। पहली HSAB जो मैंने आपको बता दिया कि बीएससी पार्ट सेकंड के एसिड बेस केमिस्ट्री वाले पोर्शन से लिंक्ड है। अगर ये अच्छे से ढंग से आपका समझा हुआ है तो बहुत आसानी रहेगी HSAB प्रिंसिपल को समझने में। दूसरी और तीसरी यूनिट है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिंक्ड है, यानी ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हिस्सा है। और आप लोगों ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, उसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आगे का एक्सटेंडेड रूप है वो आपका बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत 2 यूनिट कवर करता है। अब यहाँ जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने जो क्लासिफाई किया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट और सेकंड। पार्ट फर्स्ट पुनः 2 भागों में डिवाइडेड रहेगा। एक में आप पढ़ोगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब ध्यान रखना यहाँ शब्द आ रहा है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूँ तो मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में भी ये जिक्र होगा, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, नॉन टीएम कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत वे आते हैं जिनमें D1 से लेकर D9 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। ऐसे मेटल्स जिनमें D1 से D9 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उनको मैंने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहा है। और नॉन ट्रांजिशन के अंतर्गत आ जाते हैं आपके जैसे D10 वाले आ जाते हैं, इसके अलावा एल्कली मेटल्स आ जाते हैं, इसके अलावा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसी के अलावा लेंथेनाइड भी आ सकते हैं, लेंथेनाइड्स, और कुछ पी ब्लॉक के हैं जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है जो मेटेलिक नेचर शो करते हैं, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है वो केवल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ही रीड करना है। और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में रीड करने का मतलब है कि उनमें D1 से लेकर D9 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन युक्त जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएगी, यहाँ पढ़नी है। यानी आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में चर्चा करनी है। दूसरा जो बिंदु है वो आ जाता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में चुंबकत्व से क्या मतलब है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से शो करते हैं। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो फर्स्ट है यानी यूनिट सेकंड है उसके दो भाग हैं। एक में आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है और दूसरी के अंतर्गत ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में चुंबकत्व के बारे में रीड करना है। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेकेंड वाला हिस्सा आता है वो भी दो भागों में डिवाइडेड है। पहला आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में, यानी किस तरीके का रंग का उद्भव होता है इसके बारे में जानना है। और दूसरा पोर्शन आ जाता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी आपको उसका स्थायित्व कैसे है, कौन कौन से स्थायित्व के अंतर्गत दो प्रकार का स्टेबिलिटी आपको अपन पढ़ेंगे, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी काइनेटिक स्टेबिलिटी। रिएक्टिविटी में किस किस टाइप की रिएक्शंस ये शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इन रिएक्टिविटी के अंतर्गत मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी की चर्चा करेंगे। तो ये कुल मिला के आपकी बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर फर्स्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पेपर फर्स्ट है वो टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिटों में इस तरीके से डिवाइडेशन है। अब एक चीज़ का ध्यान रखा, बीएससी थर्ड ईयर का ये जो पेपर है ये आपके एमएससी एंट्रेंस चाहे कोई सा भी ले लेना उन सभी में भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगी और अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो इन सभी से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दूसरी चीज़, ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पोर्शन दिखा रखा है मैंने फर्स्ट एंड सेकंड किया है, इसका पहले का जो पोर्शन है वो बीएससी पार्ट सेकंड में आ जाता है, बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत, और वो आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत। और मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत जब पढ़ा ही है तो उसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को दो भागों में डिवाइडेड कर दिया था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक आपको बताई थी मैंने बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एक एडवांस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये जो बिंदु आपके चारों दिखा रखे हैं ये एडवांस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हिस्सा है। बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है आपका जनरल इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्या मतलब है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जिनके अंतर्गत आपने जाना कि सामान्यतः लिगेंड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, इनके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इनके अतिरिक्त कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या मतलब है, आयनाइजेशन स्फीयर से क्या मतलब है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इसका क्या सेंस है। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से। देन आफ्टर उसी के अंतर्गत आ जाता है बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आपका आइसोमेरिज्म कौन कौन सी पाई जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। देन इसके बाद में इसी के अंतर्गत आता है बॉन्डिंग थ्योरीज। तो यहाँ जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर आपको ये चारों पार्ट समझने हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि दोनों यूनिटें हिस्से समझनी है, तो आप बीएससी सेकेंड ईयर की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आना चाहिए। अगर ये आएगा तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब मैं चूँकि बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस में ये अभी चल रहा है, तो आप इसी के क्रम में मैं नया जो यूनिट चालू कर रहा हूँ बीएससी थर्ड का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट ही स्टार्ट करूँगा, जिसके अंतर्गत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की बात करूँगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पोर्शन जो आपके बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में दिखा रखा है। इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें सबसे पहला बिंदु जो आपके दे रखा है वो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, टीएम कॉम्प्लेक्सेस शॉर्ट नाम। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग किस टाइप की पाई जाती है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि सामान्यतः जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये इसके साथ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, इस पर कोई आवेश हो भी सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल तथा लिगेंड जो उपस्थित रहते हैं ये आपस में किस तरीके से बंधित रहते हैं, इसी मेटल तथा लिगेंड का आपस में किस तरीके से जुड़ाव है, वही क्या कहलाता है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कहलाता है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का सेंस क्या है कि लिगेंड धातु के साथ किस तरीके से अटैच्ड रहते हैं। वो लिगेंड चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल एक्सेप्ट करता है, तो ये आपस में किस किस तरीके से किस प्रकार का बंधन पाया जाता है, इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए विभिन्न प्रकार की थ्योरीज दी गई, जिसके अंतर्गत सामान्यतः आपकी आ जाती है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी इसी के अंतर्गत आ जाती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको आप वीबीटी कह देते हो। इसी के अंतर्गत आ जाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको आप शॉर्ट में CFT कहते हो। इसी के अंतर्गत आ जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको आप MOT भी कहते हो, MOT या कई बार LFT के नाम से भी जानते हैं। तो सामान्यतः ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में धातु तथा लिगेंड के मध्य किस प्रकार का बंधन है, उनको समझाने के लिए ये 4 सर्वमान्य थ्योरीज है, 4 सर्वमान्य मत हैं। पहला है आपका वर्नर सिद्धांत, दूसरा आता है संयोजकता बंध सिद्धांत, तीसरा आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और चौथा आता है अणु कक्षक सिद्धांत। इन दोनों के बारे में आपने बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ लिया, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक अपन बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि मेटल का जो ऑर्बिटल है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार मेटल का जो ऑर्बिटल है वैकेंट ऑर्बिटल, वो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। कौन कहता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही परिष्कृत रूप है। कुछ ऐसी लिमिटेशंस रही जिसके कारण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उन गुणों को समझाने में असफल रही। उन्हें कौन समझा सकता है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसकी जो कमियां रही वो हाईली परिष्कृत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक का हिस्सा है ये बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में अपन ने जान चुके हैं। यहाँ जो
चर्चा करेंगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का, वो मेनली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में ही चर्चा करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आप उच्च कक्षाओं में, हायर क्लासेस में, एमएससी प्रीवियस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये बिंदु आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ केवल और केवल किसकी चर्चा करनी है? सीएफटी की। अब सीएफटी की चर्चा करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों रुक गई, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कारण रहा कि जो संकुल यौगिक बने थे उन संकुल यौगिकों के द्वारा उन संकुल यौगिकों के जो प्रॉपर्टीज़ थी, संकुल यौगिकों के जो गुणधर्म थे, उन यौगिकों को संयोजकता बंध सिद्धांत क्यों पूर्ण नहीं कर पा रहा, क्या कारण रहा, या ऐसी क्या कमियां रही जिनको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आसानी से समझा सका। तो कई प्रकार के कारणस हैं, कई प्रकार की लिमिटेशंस हैं जिनको सामान्यतः वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाने में असफल रही। अब ध्यान रखना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि सामान्यतः मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। लिगेंड मेटल को क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो पहला ही लिमिटेशन ये आ जाता है कि मेटल की तो प्रवृत्ति मेटेलिक होती है, अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब ऐसी स्थिति में मेटल पर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज इकट्ठा होगा, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। और हम जानते हैं कि नेगेटिव अगर फॉर्मल चार्ज है तो वो अनस्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, अस्थायित्व को बढ़ाएगा। लेकिन नेगेटिव फॉर्मल चार्ज होते हुए भी संकुल तो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो ऐसा कौन नहीं समझा पाया? संयोजकता बंध सिद्धांत समझाने में असफल रहा कि ऐसा क्यों होता है। ये तो बता दिया कि सामान्यतः संकुल यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन अपन ये सोचें कि लिगेंड अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसी स्थिति में मेटल के ऊपर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आएगा, और नेगेटिव फॉर्मल चार्ज होगा तो चूंकि मेटल की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज होते हुए भी जो संकुल यौगिक बनता है वो संकुल यौगिक अस्थायी होना चाहिए, लेकिन फिर भी संकुल यौगिक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो इस गुणधर्म को समझाने में असफल रहा। तो पहला ड्रॉबैक जो मेन लिमिटेशन माना गया वो था कि मेटल के ऊपर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आता है तो आने के बावजूद भी संकुल यौगिक क्यों स्थायी है, और इस बात का जवाब कौन नहीं दे पाया? संयोजकता बंध सिद्धांत। इसको किसके द्वारा एक्सप्लेन करते हैं? इसको इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के माध्यम से समझा सकते हैं। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है जो मेटल पर आया है वो किसी तरीके से एडजस्ट करता है और संपूर्ण अणु में इस तरीके से फैल जाता है कि उसका कुल जो औपचारिक आवेश है वो शून्य के आसपास रहे। इसी कारण से उस संकुल यौगिकों का क्या रहता है? स्थायित्व रहता है। अगर शून्य के आसपास नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वो संकुल यौगिक अस्थायी होता है। तो कुल मिला के संकुल यौगिकों में जो मेटल है वो अपने ऊपर नेगेटिव जो फॉर्मल चार्ज आ रहा था उस नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को संपूर्ण अणु में इस तरीके से फैला देता है कि कुल जो औपचारिक आवेश है वो क्या रहे? शून्य के करीब रहे। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होने के लिए ये दोनों का योगदान हो सकता है, मेटल और लिगेंड। चूंकि अपन ने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो दो द्विघटकीय तंत्र हैं, एक मेटल से और दूसरा लिगेंड से, यानी मेटल तथा लिगेंड आपस में जुड़े रहते हैं। तो दोनों का योगदान होता है उस इलेक्ट्रॉन को, उस जो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आया है उसको न्यूट्रल करने में। अब दोनों का योगदान किस किस तरीके से हो सकता है? लिगेंड है तो लिगेंड, मान लीजिए जो लिगेंड आप ले रहे हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, तब भी मेटल के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव फॉर्मल चार्ज कम होगा। दूसरा, मेटल हो सकता है कि ये जो लिगेंड जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, ये लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी होगा। तब ऐसी स्थिति में मेटल के ऊपर जो एक्सेस नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आया था वो वापस किसके पास चला जाता है? लिगेंड के पास। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लिगेंड है वो दो तरीके से इस नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को कम कर सकता है। ठीक इसी तरीके से मेटल भी दो तरीके से इस नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को कम कर सकता है। पहला, मान लीजिए मेटल है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा ले, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था युक्त हो, और ऑक्सीकरण अवस्था युक्त उच्च होगा, तब ऐसी स्थिति में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होने पर जो नेगेटिव जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो काउंटर पार्ट हो जाता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए वो ये कहे कि मैं तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं हूँ,
तब ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज कर देगा। मान लीजिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई कॉम्प्लेक्स है और एक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसी स्थिति में अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ज़्यादा नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आता है तो ऐसी स्थिति में वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर युक्त संकुल यौगिक बनाने के बजाय कौन सा बनाना पसंद करेगा, 4 कोऑर्डिनेशन या 4 समन्वय संख्या युक्त संकुल यौगिक का निर्माण करना पसंद करेगा। तो कुल मिला के पहला जो ड्रॉबैक आ जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो आ जाता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के आधार पर अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा आता है वीबीटी सिद्धांत के आधार पर, वो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाती है कि कब तो इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कब आंतरिक कक्षक संकुलों का निर्माण होगा और कब बाह्य कक्षक संकुलों का निर्माण होगा। ठीक इसी तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो रंग को भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा कि रंग किसके कारण से उत्पन्न होता है। चूंकि अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तो पढ़ेंगे कि सामान्यतः किसी योगी के लिए रंग के लिए उत्तरदायी है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में एक संक्रमण चलता है जिसको हम कह देते हैं डीडी संक्रमण। तो डीडी संक्रमण उत्तरदायी है, अगर डीडी संक्रमण नहीं हो तो एक अलग प्रकार का ट्रांजिशन होता है जिसको हम कह देते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो सामान्यतः वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये इसकी कुछ सीमाएं थी जिनके आधार पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसी तरीके से मान लीजिए ये बताता है कि कभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो कब हाई स्पिन यानी उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण होगा और कब निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण होगा, इस बात को भी कौन समझाने में असफल रहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी संयोजकता बंध सिद्धांत ये बताने में असमर्थ रहता है कि कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बने, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः है लिगेंड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाए। दूसरी अगली चीज़ ये मानता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार तो सामान्यतः मेटल जो लिगेंड है ये 100% कोवलेंट कैरेक्टर है, यानी 100% कोवलेंट होता है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो आएगी या एक्सप्लेन करेगी तो इसके आधार पर तो ये सामान्यतः आयन मानती है। तो कुल मिला के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां थी, उन्हीं कमियों को सुधार के रूप में किसने लागू कर दिया, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किया। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसलिए कहा गया चूंकि ये सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल्स पर लागू किया गया था, तो इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत चर्चा करते हैं। अब जो अगली क्लास होगी उसके अंतर्गत हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।